तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश समरी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1। इसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट। तो कहानी की शुरुआत होती है ऑथर से। ऑथर जो है एक जंक शॉप में गए होते हैं और उन्हें वहाँ पर एक बहुत ही पुरानी सी टेबल पड़ी मिलती है। लेकिन ऑथर को वो बहुत सस्ती में मिल रही होती है, तो ऑथर उसे खरीद लेते हैं। ऑथर उसे घर पे लेकर आते हैं और सोचते हैं मैं इसकी मरम्मत करके इसे ठीक कर दूंगा। वो जो दिन होता है जिस दिन वो ये टेबल खरीद के लाते हैं वो क्रिसमस ईव का दिन होता है। तो जब ऑथर उस टेबल को ठीक से देख रहे होते हैं तो उसका ध्यान एक दराज की तरफ जाता है, ड्रॉर की तरफ। तो वो उस ड्रॉर को खोलते हैं तो उन्हें दिखता है एक सीक्रेट कैबिन, जिसको खोलने पर उन्हें एक बॉक्स मिलता है। वो उस बॉक्स को किसी तरीके से खोलते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं जानने के लिए कि इस बॉक्स के अंदर क्या है। तो जब वो उस बॉक्स को खोलते हैं तो वो देखते हैं कि बॉक्स के अंदर तो एक लेटर है। तो वो सोचते हैं कि मैं क्यों ना इस लेटर को पढूं। तो ऑथर जो होते हैं वो उस लेटर को खोलते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो जो लेटर होता है वो एक जिम नाम के आदमी के द्वारा लिखा हुआ होता है। वो जो लेटर है वो रिसीव होता है Jan 25, 1915 को। और वो जो लेटर होता है वो जिम की वाइफ को लिखा गया होता है, जिनका नाम होता है मिसेस जिम मैकपर्सन। तो जो वो लेटर होता है वो लिखा गया होता है December 26, 1914 को। तो इस तरीके से ऑथर जो है वो उस लेटर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जब वो उस लेटर को पढ़ते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि जो जिम होता है वो एक इंग्लिश आर्मी का कैप्टन होता है। वो इस लेटर में एक वॉर के बारे में बता रहे होते हैं जो कि उन्होंने जर्मन के खिलाफ लड़ी होती है। वो बताते हैं कि जब मैं इस लड़ाई को लड़ रहा होता हूँ तब जर्मनी की तरफ से दो लोग जो हैं वो वाइट फ्लैग को लहराते हैं, जिसका मतलब शांति होता है। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि जर्मनी के जो सोल्जर्स हैं वो अपनी हार मान रहे हैं और वाइट फ्लैग लहरा रहे हैं। तो वो लोग जो हैं, जो इंग्लिश सोल्जर्स होते हैं, वो जर्मनी की तरफ जा रहे होते हैं, जर्मन सोल्जर्स की तरफ। तो जो जर्मन के सोल्जर्स होते हैं वो उन्हें क्रिसमस ईव की बधाई देते हैं। तो इस तरफ से ये लोग भी उन्हें क्रिसमस ईव की बधाई देते हैं। तो जो कैप्टन होते हैं जिम, वो जर्मन के कैप्टन के पास जाते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं। और जो जर्मन के कैप्टन होते हैं जिनका नाम होता है हैंस वोल्फ, तो जो जर्मन के कैप्टन है वो उन्हें बताते हैं कि वो जो है वो डॉसल फोल्ड के रहने वाले हैं और वो जो है वो सेलो खेलते थे एक ऑर्केस्ट्रा में। तो इधर से जिम भी बताते हैं कि वो एक टीचर थे डॉर्सेट में और अब वो कैप्टन हैं इंग्लिश आर्मी के। तो इसके बाद वो दोनों जो हैं वो हाथ मिलाते हैं और जो कैप्टन होते हैं जर्मनी के हैंस वोल्फ, वो उन्हें बताते हैं कि मैं डॉर्सेट कभी गया नहीं लेकिन मैं डॉर्सेट जानता हूँ और मुझे इंग्लिश लैंग्वेज भी आती है। तो ये सुन के जिम जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो इसके बाद जिम जो है हैंसवर्थ को कहते हैं कि मेरी वाइफ ने मुझे एक केक बना कर दिया है, क्या आप उसे खाना पसंद करेंगे? तो हैंसवर्थ जो है वो हाँ कहते हैं। फिर वो दोनों के दोनों उस केक को खाते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। तो इसके बाद जो है एक सोल्जर एक फुटबॉल ले आता है और सारे के सारे सोल्जर्स जो हैं वो फुटबॉल खेलने लगते हैं, दोनों ही कंट्रीज़ के, जर्मन के भी और इंग्लिश के भी। ये दोनों के जो है वो खेल रही होती है, लेकिन कैप्टन्स जो है वो बस बैठ के देख रहे होते हैं, मैच को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो इसी में जिम बोलता है कि काश हमारी जो ये वॉर्स है ये भी इस फुटबॉल मैच की तरह फ्रेंडली होती, किसी की जान नहीं जाती और किसी को हार्म नहीं होता, बस एक फ्रेंडली मैच होता और इसमें हार जीत से किसी को कुछ ज़्यादा खास फर्क पड़ता भी नहीं। तो इस पे हैंस फोर्ब्स जो हैं वो भी एग्री करते हैं। तो इस तरीके से ये लोग पूरी रात बहुत बातें करते हैं, पार्टी करते हैं, गाने गाते हैं और हैंसफुल बताते हैं कि मुझे इस पार्टी में बहुत ज़्यादा मज़ा आया और जिम का भी सेम सोचना था इस बारे में। तो इस तरीके से जिम जो है वो अपने इस अमेजिंग एक्सपीरियंस को उस लेटर में लिखते हैं। तो इसके बाद ऑथर जो है वो डिसाइड करते हैं कि मैं इस लेटर को इसके असली ओनर के पास पहुंचाऊंगा, मतलब मिसेस जिम के पास। तो ओनर ने जब उस लेटर में एड्रेस देखा तो वो एड्रेस था ब्रिजपोर्ट, डॉर्सेट। तो जो ऑथर है वो उस एड्रेस की तरफ निकल जाते हैं। जब वो उस घर के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वो जो घर है वो पूरी तरीके से जला हुआ होता है और वहाँ पे कोई भी नहीं रह रहा होता। थोड़ी पूछताछ के बाद उन्हें पता चलता है कि जो मिसेस जिम है वो एक हॉस्पिटल में एडमिट है। उनकी एज होती है 101 साल, वो काफ़ी काफ़ी बूढ़ी हुई होती है। जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उन्हें नर्स बताती है कि जो मिसेस जिम है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार रहने लगी है और वो किसी से बात नहीं करती, काफ़ी परेशान रहती है। तो ऑथर जब उनसे मिलने गए
तो फिर उन्होंने पूरी कहानी बताई उस लेटर के बारे में, लेकिन मिसेस जिम जो है वो कुछ भी नहीं सुन रही होती है उस लेटर को, और जो ऑथर है वो बस उन्हें ही देख रही होती है। उसके बाद वो जो है वो उठती है, ऑथर को गले लगाती है, उनके गाल पे किस करती है और बोलती है कि आखिरकार तुम वापस आ गए, तुमने अपना प्रॉमिस रखा। मिसेस जिम को ये लग रहा था कि वो ऑथर नहीं, वो जिम है, और उन्होंने प्रॉमिस किया होता है कि मैं क्रिसमस ईव के दिन आया होता हूँ और ये भी क्रिसमस ईव ही होती है। तो इस तरीके से जो है ये उनके लिए बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट था। इस तरीके की और समरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश समरी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का एक चैप्टर जिसका नाम है सुनामी। तो ये जो सुनामी होता है, इसका जो टी होता है वो साइलेंट होता है, तो इसकी वजह से इसे हम सुनामी पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हमें बहुत सारे इंसिडेंट्स बताए गए हैं जो कि सुनामी की वजह से हुए हैं और लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है इस सुनामी की वजह से, ये हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। इस चैप्टर में काफी सारी छोटी छोटी स्टोरीज और इंसिडेंट्स बताए गए हैं जो कि हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को और इसकी फर्स्ट स्टोरी को। तो जो फर्स्ट स्टोरी है वो अंडमान और निकोबार आइलैंड की है, जिसमें इग्निशन नाम का एक मैनेजर होता है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर होता है, जो कि आराम से सो रहा होता है। तभी उसकी वाइफ आती है, उठिए, देखिए ना क्या हो रहा है, मुझे लग रहा है अर्थक्वेक आ रहा है। उस टाइम सुबह के 6 बज रहे होते हैं। तो जो इग्निशन होता है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो अपने टीवी को बचाने के लिए दौड़ता है कि मेरा नया टीवी कहीं टूट ना जाए, और वो उस टीवी को फ्लोर पे रख देता है। जो इग्निशियस होता है वो अपने चिल्ड्रंस को, अपने फादर इन लॉ को, अपने ब्रदर इन लॉ को, सबको बाहर निकालने के लिए लेकर जाता है। और तभी वो देखते हैं कि जो सी है वो राइज हो रहा है, मतलब जो सी वेव्स है वो बहुत ही ज्यादा ऊंचे उठ गए हैं, उनकी बिल्डिंग से भी कई गुना ऊंचे उठ गए हैं। और इसकी वजह से उस वेव से उसकी वाइफ, उसके 2 चिल्ड्रंस, उसके ब्रदर इन लॉ और उसके जो फादर इन लॉ होते हैं वो मर जाते हैं। लेकिन जो इग्निशियस होता है वो खुद और 3 बच्चों को बचा लेता है किसी तरीके से। तो इसकी वजह से उसका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। फिर जो सेकंड स्टोरी है वो एक पुलिस मैन की है जिसका नाम संजीव होता है। वो अपनी वाइफ और डॉटर के साथ रहता है और उसके वहां पर भी सुनामी आई थी, जिसकी वजह से जो संजीव होता है वो अपनी वाइफ और डॉटर को बचाने के लिए कूदता है और वो उन्हें बचा भी लेता है। लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मैं यहाँ पे डूब जाऊंगी, मुझे बचाओ। वो जो औरत होती है वो जॉन की वाइफ होती है। जो जॉन होता है वो उसका कुक होता है। तो जो संजीव है वो उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, जिसकी वजह से वो खुद भी मर जाता है और जो वो जॉन की वाइफ होती है वो भी मर जाती है। अब जो थर्ड स्टोरी है वो एक 13 ईयर ओल्ड गर्ल की है जिसका नाम मेघना होता है, जो कि जो सुनामी होती है उसके वेव्स में बह जाती है 77 और अलग लोगों के साथ। लेकिन उसने एक वुडन प्लैंक, एक वुडन डोर को पकड़ लिया था जिस पे वो चढ़ गई थी और वो फ्लोट करने लग गई थी। और किसी तरीके से 2 दिन के बाद वो फ्लोट करते करते किसी आइलैंड पर और किनारे पर पहुंच गई, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। लेकिन उस सुनामी में काफी सारे जो लोग थे वो मारे गए। जो फोर्थ स्टोरी है वो अलमास नाम की एक 10 ईयर ओल्ड गर्ल की है, जो कि अपने फादर के साथ रहा करती थी। उसके जो फादर थे वो वाटर रिसेंडिंग को देखते थे, मतलब कि वो पानी की जांच किया करते थे। तो उन्हें पहले ही पता चल गया था कि जो सुनामी है वो आने वाली है। तो वो सबको बचाने के लिए भागते हैं और वो सभी को वहां से निकलने को कहते हैं। लेकिन जो उसके ग्रैंडफादर होते हैं अलमास के, वो बहुत ही ज्यादा बूढ़े होते हैं। इसकी वजह से वो गिर जाते हैं अपने घर पे ही। और इस सुनामी में उसकी जो मदर होती है
उसकी आंट, उसके फादर, उसके ग्रैंडफादर, वो सबके सभी डूब जाते हैं। लेकिन जो अल्मास होती है वो एक वुडन प्लैंक को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से वो किसी तरीके से बच जाती है। वो बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो एक हॉस्पिटल में पाई जाती है। वो एक हॉस्पिटल में पहुंच जाती है, लेकिन उसे उठने के बाद ये बात पता चलती है कि उसने सबको खो दिया है। उसकी जो फैमिली है वो मर चुकी है और वो अब अनाथ हो चुकी है, जिसे सोच के उसे बहुत ही ज्यादा दुख होने लग गया था। इसके बाद इस चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है, जिसमें हम इसकी फिफ्थ स्टोरी को पढ़ने वाले हैं। जो इसकी फिफ्थ स्टोरी है वो थाईलैंड की है। जो सुनामी है वो थाईलैंड में भी आया था और उसकी वजह से लोगों का बहुत ही ज्यादा लॉस हुआ था। लोगों ने अपने कई सारे चाहने वालों को खो दिया था इस सुनामी में, और ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। तो इसमें जो स्टोरी बताई गई है वो एक छोटी सी इंटेलिजेंट लड़की के बारे में बताई गई है, जिसका नाम टिल्ली होता है। जो टिली होती है वो अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस मनाने के लिए थाईलैंड जाती है और वो लोग बीच पर आराम से घूम रहे होते हैं। जो टिली और उसकी फैमिली होती है वो ओरिजिनली इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, मतलब वो लोग इंग्लैंड में रहते हैं, उनका घर इंग्लैंड में है, लेकिन वो लोग यहाँ पर थाईलैंड में घूमने आए थे। लेकिन टिली ने देखा 26 दिसंबर को, जब वो बीच पर घूम रहे थे, तो एक बहुत ऊंची सी वेव जो है वो उठ रही थी। और वो जो वेव थी उसमें बहुत सारा फॉर्म था, मतलब झाग थी। उसने अपनी मदर को बताया, मदर, मुझे लगता है सुनामी आने वाली है। अरे नहीं, ये नॉर्मल वेव है, ये शांत हो जाएगी। नहीं नहीं मदर, मैंने अपनी ज्योग्राफी लेसन में पढ़ा था, मेरे टीचर ने मुझे सुनामी के बारे में बताया था और वो ऐसी ही होती है। तो जो टिल्ली है उसकी बात पहले तो लोग नहीं मान रहे थे, लेकिन वेव जब काफी ज्यादा करीब आ गई तो वो लोग उसकी बात मान गए और वो अपने होटल में चले गए। जो वहाँ के काफी सारे होटल्स थे वो उस वेव की वजह से डूब गए थे और टूट गए थे। लेकिन जो टिल्ली का होटल था वो लकीली बच गया था इस वेव से, और इस सुनामी से उसकी जो फैमिली थी वो भी सरवाइव कर गई, वो लोग बच गए। फिर इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है। इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है जो कि एनिमल्स के ऊपर है। तो ऐसा माना जाता है कि जो एनिमल होते हैं उनके पास सिक्स सेंस होती है, मतलब अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर होने वाला होता है, तो एनिमल्स को पहले ही पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने सुना होगा कि जब शिप डूबने वाली होती है या फिर कोई भूकंप या फिर कोई ऐसी चीज आने वाली होती है, तो घरों के जो चूहे होते हैं वो घर से बाहर भाग जाते हैं, और वो भी काफी टाइम पहले ही। तो इस चीज से उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आने वाली है और वो वहां से निकल जाते हैं। तो इसमें एक स्टोरी बताते हैं कि जब श्रीलंका में एक बार सुनामी आई थी, तो वहां पर 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग जो थे वो मर गए थे। लेकिन वहां पर बहुत ही ज्यादा कम जो एनिमल्स थे वो मरे थे, मतलब एनिमल्स जो थे वो पहले ही वहां से निकल गए थे। एक बार लियाला नेशनल पार्क में श्रीलंका में जो है वहां पर एक सुनामी आने वाली थी। तो वहां पर 60 विजिटर्स जो थे वो लोग मर गए थे, लेकिन वहां पर सिर्फ 2 एनिमल्स जो थे उनकी डेथ हुई थी और बाकी सभी बच के भाग गए थे। जो एनिमल्स होते हैं वो पहले ही वहां से निकल गए थे। जो एलिफेंट्स थे वो बीच से दूर चले गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वहां पर सुनामी आने वाली है। अब आप खुद सोचिए, एक नेशनल पार्क में कितने सारे एनिमल्स होते हैं, लेकिन उन सभी एनिमल्स में थे सिर्फ 2 एनिमल्स ही मरे, और वो बाकी जो थे वो खुद को बचाने में कामयाब हो गए। इसका मतलब है कि उन्हें पहले ही पता चल गया था कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, इसकी वजह से वो वहां से निकल गए। फिर इसमें एक और स्टोरी बताई गई है जो कि गेल की है, जो कि श्रीलंका में थे। तो वहां पर 2 डॉग्स थे जिनका मालिक उन्हें रोज के रोज बीच पर वॉक करने के लिए लेके जाता था।
लेकिन सडनली एक दिन वो जो डॉग्स थे वो बहुत ज़्यादा वियर्ड एक्ट करने लगे। वो बीच पर जाने के लिए वैसे तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे, लेकिन उस दिन वो बिल्कुल भी रेडी नहीं थे बीच पर जाने के लिए और वो वहाँ पर नहीं गए, जिसकी वजह से जो उनका मालिक था और वो जो डॉग्स थे वो बच गए, क्योंकि उस दिन वहाँ पर बीच पर सुनामी आई थी और अगर वो लोग वहाँ पर जाते तो पक्का उनकी डेथ हो जाती। तो इस तरीके से जो एनिमल्स थे, वो जो डॉग्स थे, उन्होंने खुद की और अपने मालिक की जो लाइफ है वो अपनी सिक्स सेंस की वजह से बचाई। और ये जो चीज़ है, जानवरों को पहले ये बातें पता चलने वाली, ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है। मतलब जो साइंटिस्ट हैं वो भी ये बात मानते हैं कि एनिमल्स के पास स्पेशल एबिलिटी होती है प्रॉब्लम्स को पहले ही जान लेने की। तो इस तरीके से सुनामी से रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज हमें इस चैप्टर में बताई गई है और इन सभी स्टोरीज को अगर आप चाहें तो 2 से 3 बार देखें, ताकि आपको सभी स्टोरीज के बारे में अच्छे से याद हो जाए। और अगर चाहें तो आप नोट्स भी बना लें, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। इस तरीके की और समरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश समरी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। और ये जो चैप्टर है ये लिखा गया है बाय एस.डी. सावंत। और इस चैप्टर में जो इंडिया के स्ट्रगल्स थे इंडिपेंडेंस के टाइम पे उन्हें दर्शाया गया है और बहुत क्लियर वर्ड्स में ईयर बाय ईयर हमें बताया गया है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ था। तो बिना टाइम को वेस्ट किए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में बताया गया है जो इवेंट्स हुए थे ड्यूरिंग 1757 टू 1857। तो ये सब स्टार्ट हुआ था जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया में आई थी। कि जो इंडिया के जो प्रिंस थे, जो अलग अलग स्टेट के प्रिंस थे, वो आपस में लड़ाई किया करते थे और वो फिर ब्रिटिशर्स के पास जाया करते थे सॉल्यूशन के लिए। लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे वो काफ़ी होशियार थे। वो ये सोचते थे कि क्यों ना इन्हें आपस में ही लड़वा दूँ। तो वो इन दोनों को आपस में लड़ा दिया करते थे और फिर इसके बाद जो राजा जीता करता था उसकी जो सेना होती थी वो लड़ाई की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो जाती थी। तो फिर ब्रिटिशर्स जो हैं वो अपनी सेना से उस पर हमला कर देते थे और उनका जो एरिया होता था उस पर भी कब्जा कर लेते थे। तो ऐसे करते करते जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा जो पावर है वो गेन कर ली थी। उस टाइम पे काफ़ी सारे इविल इवेंट्स जो थे वो भी हुआ करते थे, जैसे कि चाइल्ड मैरिजेस, अनटचेबिलिटी, सती प्रथा और भी काफ़ी कुछ। चाइल्ड मैरिज तो आपको पता ही है, जिसमें बच्चों की बचपन में ही शादी करा दी जाती है। अनटचेबिलिटी एक रूल था जिसमें कि जो लोअर कास्ट के लोग थे वो जो वेल होता है उसमें से पानी नहीं निकाल सकते थे। वो अपर क्लास वाले जो लोग थे उन लोगों से मिल नहीं सकते थे, उनके घर नहीं जाया करते थे। और सती प्रथा में ऐसा होता था कि जैसे किसी हस्बैंड की डेथ हो जाती है किसी वजह से, तो जो उसकी वाइफ होती है उसे भी जिंदा उसके साथ ही जला दिया जाता था, जो कि काफ़ी एक क्रूअल रूल था। जो फार्मर्स थे उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो टैक्स है वो बढ़ा दिया गया था और इसके लिए जो राजा राम मोहन रॉय थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया था। उन्होंने काफ़ी हेल्प करी थी ये जो टैक्सेस थे और भी काफ़ी सारे जो रूल्स थे, इविल इवेंट्स थे, इन सब के खिलाफ लड़ाई करने में। वो एक रिफॉर्मर थे और उन्होंने सोसाइटी को चेंज करने की काफ़ी कोशिश करी थी। जो ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रीज को लगभग पूरी तरीके से ख़त्म ही कर दिया था। लॉर्ड मैक्यूले ने एक बिल भी पास किया था जिसके अकॉर्डिंग जो इंडियंस थे उन्हें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाई करने की अनुमति दी गई थी, क्योंकि उन लोगों को क्लर्क्स की नीड थी और उनकी जो सारी चीज़ें होती थी वो इंग्लिश में होती थी और इंडियंस को इंग्लिश नहीं आती थी। इसकी वजह से वो उन्हें इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। 1856 में इंडिया जो है वो पूरी तरीके से ब्रिटिश कॉलोनी जो है वो बन गई थी। तो चैप्टर स्टार्ट होता है विद द इवेंट ऑफ 1756, जिसमें कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारा सुपीरियर जो आर्म्स होते हैं, उनकी गन्स, उनके पाउडर्स, उनके जो टैंक्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। इंडियंस के भी थे लेकिन वो लोग आपस में लड़ाई करा करते थे। इसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे वो जीत जा रहे थे और इसकी वजह से काफ़ी सारे जो राजा थे वो ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में चले गए थे। लेकिन कुछ जो राजा थे वो लोग ब्रिटिशर्स का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जिनमें से एक थे टीपू सुल्तान, जो कि मैसूर के थे। उनकी डेथ हुई थी 1799 में। तो 1765 टू 1836 जो इविल सोशल प्रैक्टिसेस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे।
जैसे कि अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। और जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियन को काफ़ी ज़्यादा लो प्रोफाइल भी माना करते थे। जो इंडियंस थे जो कि बहुत अच्छी ड्राइंग किया करते थे या फिर कोई अच्छी मूर्तियाँ बनाया करते थे, कोई अच्छा काम किया करते थे, तो उन लोगों के जो अंगूठे थे वो लोग ब्रिटिशर्स जो है वो काट दिया करते थे। और उन लोगों ने इंग्लैंड से जो इम्पोर्ट्स थी इंडिया में उन्हें भी टैक्स फ्री कर दिया था, जिसकी वजह से उनका जो बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। इन 1772 टू 1833 राजा राम मोहन रॉय इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने बहुत बड़े कदम जो थे वो उठाए थे इस इवेंट को करने के लिए। उन्होंने ब्रह्म समाज को स्टेब्लिश किया था, जिससे कि वो जो इवल सोशल प्रैक्टिसेस थे इन्हें ख़त्म कर सके। उन्होंने हेल्प ली थी इस काम को करने के लिए न्यूज़पेपर की। उन्होंने न्यूज़पेपर में इस ब्रह्म समाज के बारे में बताया था, जिसके अकॉर्डिंग जो ये चाइल्ड मैरिजेस होते हैं और अनटचेबिलिटी होते हैं और सती प्रथा जो होते हैं, ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और हमें नहीं करनी चाहिए। और हम कह सकते हैं कि जो सती प्रथा है वो राजा राम मोहन रॉय की वजह से ही खत्म हुई थी। तो 1818 में ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने एक बिल पास किया था, जिसके अकॉर्डिंग जो इंडियंस हैं उन्हें बिना कोर्ट में पेश किए, बिना किसी सबूत के डायरेक्ट जेल में डाल दिया जाता था। उन्हें किसी भी प्रूफ की ज़रूरत नहीं थी ब्रिटिशर्स को इंडियंस को जेल में डालने के लिए, जिसकी वजह से जो इंडियंस थे वो काफ़ी ज़्यादा दबाव महसूस कर रहे थे उन लोगों से। और 1829 में जो ब्रिटिशर्स के एक्सपोर्ट्स की वैल्यू हो गई थी वो थी 7 करोड़ और इंडियन इंडस्ट्री जो थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। जो ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने इंडियंस को क्लर्क बनाने की सोची थी और उन्हें इंग्लिश सिखा रहे थे, उन्हें ये जो चीज़ थी वो उल्टी ही पड़ गई, क्योंकि इंडियंस जो होते हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। उन्हें जब पढ़ाया लिखाया गया, उन्हें इंग्लिश पढ़ाई करी, तो उन्हें ये बात समझ में आ गई कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि हम इसके खिलाफ फाइट करेंगे और जीतेंगे। इन 1856 जो पूरा कंट्रोल था हमारा इंडियन का वो पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स के हाथों में पड़ गया था। और 1855 में जो संथल्स थे उन्होंने काफ़ी सारे जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें मार दिया था और उनके सर्वेंट्स को भी मार दिया था। इन 1857 जो सेपॉय मैटर्निटी थी वो फिर से स्टार्ट हो गई थी, जब एग्जीक्यूशन हुआ था मंगल पांडे का। सेपरेट्स जो थे वो फिर दिल्ली की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिनको ज्वाइन करते हैं बहादुर, शह जफर और कई सारे लैंडलॉर्ड्स भी। जो लोग थे वो रोटियां बांट रहे थे और उस पर मैसेज लिखा हुआ था कि वी नीड टू हेल्प ईच अदर, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि हम ब्रिटिशर्स से आज़ादी पा सकें। और जो सोल्जर्स थे उन्हें लोटस दिया जाता था। जो ये रेवोल्यूशन था इसमें काफ़ी सारे जो बड़े बड़े लीडर्स थे उन्होंने पार्ट लिया था, जैसे कि हजरत महल ऑफ लखनऊ, मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फरीजाबाद, तात्या तोपे एंड पेशवा नाना साहेब ऑफ मराठा एम्पायर एंड कुनवार सिंह ऑफ बिहार ऑल्सो ज्वाइन दिस रेवोल्यूशन। तो ये जो रेवोल्यूशन थी ये स्टार्टिंग की थी, बिगनिंग की थी इंडिया की फ्रीडम की, इंडिया की इंडिपेंडेंस की। तो बस इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। इस तरीके की और समझी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Hello friends, welcome to Easy English Summary. Today in class, we're going to study Chapter 4 of Class 8, titled Bipin Chowdhury's Lapse of Memory. This is a chapter from Honeydew, which is going to be very interesting. Before that, please subscribe to my channel, as many students haven't already. After subscribing, be sure to click the bell icon. The story begins at Carrie Sharon's bookstore, where Bipin Chowdhury used to visit regularly. He was a regular customer. This shop was located in New Market. There, Vipin Chowdhury met a man named Mr. Ghosh. Mr. Ghosh told Bipin that he had visited Ranchi in 1958 and met him. He had been injured in a pood attack, even injuring his knee. I helped him, he said. So, Pippin can't remember the Ranchi trip at all, and he keeps making a movie. I don't remember anything about this Ranchi trip. Then, he tells Ghost, no, I never visited Ranchi. I've never been there, so how can you say I was there? Quote. Then, Ghosh tells him, you came there with Dinesh Mukherjee. Dinesh Mukherjee stayed at his sister's house, and Vipin rented a bungalow. Vipin becomes even more confused, and he also reveals that he always carried a bag of books. Then, Vipin asks him, well, since you know so well, tell me what month I visited there. He says, October. Vipin replies, no, I was in Kanpur at that time.
I was at my friend's house in Kanpur in October 1958. Then Ghosh goes into even more detail. He says, your wife and brother died. You told me this. Quote. Vipin becomes even more confused, his mind failing. He walks out of the bookstore, and even after leaving, he continues to stare at the man's dictionary, wondering if he really did visit Ranchi and forgot. Is there something wrong with his mind? Then Vipin gets into his car and tells his driver to get out of here. Then Vipin checks his knee to see if he was really injured. He sees that there's a bruise. Vipin becomes even more disturbed. He mentions that he writes a letter to Haridas and asks him, confirming if he visited Ranchi. Then he remembers that Haridas is in Japan for some work. He thinks he should call Dinesh and ask if he visited Ranchi. But he doesn't get along well with Dinesh, so he doesn't call him at that time. But this bothers him a lot, so he goes home and gets busy with his work. Then he goes to the next office, and just before lunchtime, he starts remembering, did I really go to Ranchi and forget about it? So he finally calls Dinesh. Dinesh tells him, yes, you did go there. You were in Ranchi, don't you remember this? Have you had some memory loss? Is there some problem? Quote. After this, Vipin lost his appetite. He was very stressed. He started having headaches, and he had been working in that office for 25 years, and he had never been sick in those 25 years. But that day, he went home holding his head. Then Chunalal came to meet him. Everyone called Chunalal Chunalal. Chunalal was his nickname, and his real name was Chunalal. He had come to meet Vipin for some help. Perhaps he needed some office-related help. But Vipin flatly refused and sent him away. But then it occurred to him, why don't I just confirm with Chunalal? He asked Chunalal, did I go to Ranchi? Do you remember this? Quote. Chunalal replied, don't you remember this? I was the one who left you in such a state of stress. Quote. You've completely forgotten this. So why don't you visit a doctor? Then Vipin visited Dr. Paresh Chandra and explained his entire problem. The doctor suggested he go to Ranchi and see if he could remember everything. Vipin then went to Ranchi. Upon landing at the Ranchi station, he was convinced he had never been there. So he thought, why not visit another place? He went to Gudro, where the man had said he was injured. Even after wandering around, he couldn't remember anything. Around 5 p.m., he fainted from the stress of being overwhelmed. He met 2 Gujarati men who helped him, and the next day, he was taken back to Kolkata. As soon as he arrived home, Mr. Vipin called his doctor and invited him to his house. Then they find an envelope that says the entire incident was a prank. Meaning, it was all planned and orchestrated by Chunni Lal. Chunni Lal did this because Vipin had been ignoring him for a long time and refusing to help him. So, it was a kind of revenge. Later, when the doctor visited their home, Vipin didn't reveal the truth about being pranked. He said, I remembered everything after going to Ranchi and asked, please give me a painkiller. I have a headache. Single quote quote. The doctor gave him the painkiller. That was the story's summary. Subscribe to my channel for more summaries like this. Thank you. Hello friends, welcome to Easy English Summary. Today, in class, we're going to study Chapter 5 of Class 1A, titled The Summit Within. This chapter is dedicated to Major HPS Ahluwalia, who climbed Mount Everest and was the first Indian to successfully climb it in 1965. In this chapter, he describes his struggles, the challenges he faced, how he climbed Mount Everest, and what prompted him to begin his ascent. Ahluwalia explains that he was very happy upon reaching the summit. But he felt even happier while he was climbing Mount Everest. In other words, his journey was more exciting before he reached his goal. He explains that after climbing Mount Everest, he wondered, which peak should I climb next?
Which mountain should I climb next? Quote, because Mount Everest is the world's highest mountain. There's no mountain higher than it. He explains that the joy of climbing Mount Everest is something he's felt his entire life. That feeling of happiness stayed with him his entire life. Alu tells me that if you want to climb Mount Everest, or any mountain, 3 things are absolutely essential. First, endurance. Second, persistence. And third, willpower. Endurance means patience and complete faith in yourself. Because climbing a mountain like Mount Everest takes months, patience means continuity and a sense of determination within you. Yes, I can climb it, and not give up. Not quitting. Willpower. Willpower means a strong mind, a firm determination within yourself. Yes, if I have to do this, I will do it. I won't back down. I won't quit. So, Alu Bilia explains why he chose Mount Everest to climb. He thought, if I'm going to do something, why not do the hardest version of it? The most difficult task, the biggest task, and there's no mountain bigger than Mount Everest. Quote, so, he thought, why not climb it? He explains that when you climb Mount Everest, or any mountain, you face many struggles along the way. The huge rocks, the extreme cold, the lack of oxygen, and much more. He explains that when you look at Mount Everest from below, you can't see its peak because it's so high up. The clouds obscure its peak. But when he started climbing and began to see its peak midway, he was overjoyed. He also explains that the passion to climb a mountain like Mount Everest provides an emotional and spiritual experience. Many climbers become extremely emotional after climbing such a high mountain, working so hard, and achieving a monumental goal. Climbing Mount Everest requires the help of an entire team. Yes, you can climb individually, but most people go there in teams. Another motivation for going there in teams, besides help, is that they need emotional support. The time period for climbing a mountain like Mount Everest is 50 to 60 days, and climbing without talking to anyone, without a mobile phone, without any entertainment, without anything, is incredibly difficult. The potato seller tells him that when he climbed Mount Everest, he was overjoyed to look down. He left a photo of Guru Nanak there. A Rawat who was with him left a photo of Goddess Durga, Putin Urji left a statue of Buddha there, and Hillary left a Christian statue there. He left this because he wanted to show respect to his religion. He also says that every person has his own mountain peak, his own goal, and that goal is higher than Mount Everest. We face many challenges in daily life. Challenges are as important for a small child as they are for a grown man. Because, let's say, a small child is afraid of a subject, or afraid of heights, or afraid of something else. This is what life is about. Accepting those challenges, overcoming them, conquering them. He also says that internal summits are perhaps higher than Everest. This also means that achieving our inner goals, our inner peaks, is higher than Mount Everest. He also says that the inner journey is also very important. We all should work hard to achieve our goals. So, that's all for this chapter. Subscribe to my channel for more summaries like this. Thank you. तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश समरी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है दिस इज जॉडीज फाउंड। तो ये जो कहानी है ये एक छोटे से बच्चे के ऊपर है जिसका नाम जॉडी होता है। उसके जो फादर होते हैं उन्हें एक रेटल स्नेक काट लेता है और उन्हें बचाने के लिए, उनका इलाज करने के लिए एक फीमेल डियर को मार दिया जाता है। उस फीमेल डियर को जब वो मारते हैं तो जॉडी देखता है कि एक छोटा सा जो बच्चा होता है जिसको फाउंड कहते हैं, डियर का बच्चा, वहीं साइड में रो रहा होता है अपनी मदर के लिए। और ये बात जो जॉडी है उसके मन में बैठ जाती है। वो एक छोटा सा बच्चा है और उसके मन में बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं और उसने जब उस बच्चे को देखा तो वो बहुत इमोशनल हो गया। फिर जॉडी डिसाइड करता है कि मैं उस छोटे से बच्चे को पालूंगा, मैं अपने पास उसे रखूंगा। फिर जॉडी जो होता है वो अपने फादर के पास जाता है और सबसे पहले वो पूछता है कि फादर, क्या आप ठीक हैं? आपकी तबीयत अब कैसी है? फिर उसके फादर कहते हैं हाँ हाँ अब मैं ठीक हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। फिर
इसके बाद जो जॉडी होता है वो अपनी मेन बात उनसे पूछता है। वो पूछता है कि फादर, क्या हम उस डियर के बच्चे को अपने पास रख सकते हैं, क्या हम उसे पाल सकते हैं? फिर इसके बाद जो उसका फादर होता है वो थोड़ा सोचता है, लेकिन फिर इसके बाद वो बोलता है कि मैं इस मामले में इतना बोल नहीं सकता, तुम्हारी मदर घर पे ज़्यादा रहती है तो तुम अपनी मदर से जाके पूछो। फिर जो जॉडी होता है वो अपनी मदर के पास जाता है। उसकी जो मदर होती है वो कॉफ़ी पी रही होती है, वो कॉफ़ी डाल रही होती है एक कप पे टेबल पे बैठ के आराम से। और उसकी मदर साफ साफ इनकार कर देती है, मना कर देती है कि एक छोटे से बच्चे को, छोटे से डियर के बच्चे को तुम कैसे पालोगे, तुम अपना ध्यान भी नहीं रख सकते, उसका ध्यान मुझे ही रखना पड़ेगा। फिर जो जॉडी होता है वो कहता है कि नहीं नहीं मदर, मैं उसका पूरा ध्यान रखूँगा, मैं उसके खाने पीने सब चीज़ों का पूरा ध्यान रखूँगा। आपको पता है अब मैं बड़ा हो गया, मुझे दूध की इतनी ज़रूरत भी नहीं है, मैं अपना मिल्क उसे दे दूँगा। फिर वहाँ पर डॉक्टर विल्सन और मिलविल आ जाते हैं। जो डॉक्टर विल्सन होते हैं वो डॉक्टर होते हैं जिन्होंने जॉडी के फादर का इलाज किया होता है, और जो मिलविल होता है वो फॉरेस्ट मैनेजर होता है, वो फॉरेस्ट को मैनेज करता है और वो जॉडी की हेल्प करते हैं अपनी मदर को मनाने में। डॉक्टर विल्सन कहते हैं कि तुमने उसकी मदर को मारा, तुमने उसकी मदर के हार्ट और लीवर को निकाला ताकि तुम अपने हस्बैंड को बचा सको। ये तो बहुत गलत होगा अगर तुम एक छोटे से बच्चे को, उसके बच्चे को इस तरीके से वहाँ पे मरने के लिए छोड़ दोगी। फिर इसके बाद जो जॉडी की मदर होती है उसे भी थोड़ा गिल्टी फील होता है और फिर वो आखिर में हाँ बोल देती है, लेकिन वो जॉडी को कहती है कि देखो मैं इसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखने वाली, इसका पूरा ध्यान तुम्हें ही रखना है, समझे जॉडी? फिर जॉडी कहता है कि हाँ हाँ मदर, मैं पूरा ध्यान रखूंगा उसका। फिर मिलविल और जॉडी जो है वो घोड़े पे बैठकर जंगल की तरफ जाते हैं जहाँ पर जॉडी ने उस बच्चे को देखा था। और जाने से पहले वो अपनी मदर को, जिनका नाम बैचर होता है, उन्हें कहते हैं कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। फिर जॉडी जब वहाँ पर पहुँचने वाला होता है जंगल के पास, फिर वो मिलविल को कहता है कि आप यहीं पर रुक जाइए, मैं अंदर जाता हूँ और उस छोटे से बच्चे को ढूंढ के लाता हूँ। मिलविल पहले कहता है कि नहीं नहीं तुम जंगल में अकेले नहीं जाओगे। फिर जो जॉडी है वो बहुत ज़्यादा जिद करता है कि नहीं नहीं मैं अकेला ही जाऊँगा। जॉडी ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ उस बच्चे को लेकर, और अगर मैं उसे देखूंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल फील होगा और हो सकता है कि मैं रोने भी लगूँ, और मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे ऐसे रोते हुए देखे, इसीलिए वो अकेला जाने की जिद करता है। फिर आखिर में जो मिलविल है वो मान जाता है। फिर जॉडी अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर उसकी जो मदर होती है उस छोटे से बच्चे की, डियर की, वो वहाँ पे पड़ी हुई होती है, उसकी लाश वहाँ पे पड़ी हुई होती है और उसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है और वहाँ पर बारिश भी हो रही होती है। तो इसकी वजह से जो वो छोटा सा फाउन होता है उसके पैरों के निशान भी उसे नहीं मिल रहे होते। लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद आखिर में जॉडी को वो छोटा सा बच्चा मिल जाता है। वो उसे अपनी गोद में उठाता है और फिर वो थोड़ी थोड़ी दूर में उसे ज़मीन पर रखता है, फिर उसे उठाता है, फिर ज़मीन पर रखता है, फिर उसे उठाता है। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो खुद भी एक बच्चा ही था, वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था कि एक डियर के बच्चे को आराम से उठाकर एक बार में वापस अपने घर पे ले आए। फिर वो थोड़ी देर के बाद कहीं पे रेस्ट करता है। फिर उसे एक बात याद आती है उसके फादर की कही हुई, जो कि कहते हैं कि जब तुम डियर के बच्चे को एक बार अपनी गोद में ले लेते हो तो उसे अगर तुम ज़मीन पर भी रख देते हो तो वापस तुम्हारे लैप पर आने की कोशिश करता है। लेकिन उसने जब उसे ज़मीन पर रखा तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो वापस आने की कोशिश नहीं कर रहा था। फिर आखिर में जॉडी अपने घर पे पहुंचा और घर पे आने के बाद उसने कुछ फ्रूट्स के छिलके और कोकोनट शेल को निकाला और उस छोटे से फाउन को देने की कोशिश करी। लेकिन वो जो फाउन था वो इतना ज़्यादा छोटा था, इतना ज़्यादा बच्चा था कि उसे दूध पीना तक नहीं आता था। वो उस कोकोनट शेल में रखा दूध भी नहीं पी पा रहा था खुद से। फिर जॉडी ने उसे अपने हाथ से दूध पिलाने की कोशिश करी और धीरे धीरे चीज़ें सिखाने की कोशिश करी। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। इस तरीके की और समरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश समरी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है अ विजिट टू कैम्ब्रिज। तो इसमें जो हमारे ऑथर होते हैं वो कैम्ब्रिज में जाते हैं, वो एक्चुअल में इंग्लैंड को विज़िट करने जाते हैं और उनका हमेशा से ही मन था कि वो कैम्ब्रिज में घूमे। और ये जो कहानी है ये स्टीफन हॉकिंस के ऊपर है। स्टीफन हॉकिंस जो थे वो बहुत बड़े स्पेस रिसर्चर थे। वो स्पेस के बारे में और ब्लैक होल्स के बारे में काफ़ी रिसर्च करते थे और वो काफ़ी प्रसिद्ध साइंटिस्ट भी थे। और उनकी सबसे ज़्यादा खास बात ये थी कि वो डिसेबल्ड थे, मतलब वो चल नहीं पाते थे, फिर भी वो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे कि वो इतने बड़े साइंटिस्ट बने कि आइंस्टीन के बाद जो फिज़िक्स की बड़ी बड़ी खोजें थी वो उन्होंने ही की। तो कहानी की शुरुआत होती है जब हमारे ऑथर
इंग्लैंड में लैंड होते हैं और वो इंग्लैंड में घूम रहे होते हैं। फिर उनका बहुत ज़्यादा मन था कि मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाऊं, तो वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लिए निकल गए। और जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में घूम रहे थे तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें मिले स्टीफन हॉकिंस और उनको देखकर वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। उनको हमेशा से उनसे मिलना था, तो उन्होंने डिसाइड किया मैं इनसे बात करूँगा। तो फिर वो उनके पास जाता है और वो उनसे बातें करना स्टार्ट कर देता है। स्टीफन हॉकिंस जो थे वो बोल भी नहीं पाते थे। वो जो भी बात सामने वाले से करना चाहते थे वो अपने कंप्यूटर पे टाइप कर देते थे और फिर वो जो उन कंप्यूटर था वो उसे बोलता था और वो सामने वाला जो बंदा था वो उसी लैंग्वेज को समझता था। जो हमारे ऑथर थे वो भी उस टाइम पे व्हील चेयर पर ही थे, मतलब हमारे जो ऑथर थे वो भी डिसेबल्ड ही थे। तो इसीलिए उन्हें और भी ज़्यादा कनेक्शन फील हुआ स्टीफन हॉकिंस के साथ। वो बहुत कुछ जानना चाहते थे उनके बारे में। उन्होंने उससे पूछा कि आप इतने बड़े साइंटिस्ट कैसे बने और इतने बड़े एस्ट्रोलॉजिस्ट कैसे बने। वो न्यूटन के बाद उन्होंने फिज़िक्स को संभाला था। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। जो स्टीफन्स थे उनके साथ हमारे ऑथर ने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। वो लोग वहाँ पर काफ़ी घूमे, उन्होंने बातें करी और उसके बाद जो हॉकिंस थे उनके घर से फ़ोन आया, मतलब जो उनका असिस्टेंट था उसका घर से कॉल आया। और फिर जो हमारे ऑथर थे उन्होंने उस बंदे से बात करी, जो उनका केयर टेकर था उससे बात करी और उन्हें बताया कि मैं काफ़ी दूर इंडिया से यहाँ पर आया हूँ और मैं स्टीवन से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप इसी के लिए अलाउ करेंगे मुझे। तो काफ़ी देर बातें करने के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आपकी एक अपॉइंटमेंट बुक कर देता हूँ, आप साढ़े 3 से 4 बजे तक वहाँ पर आ जाना उनके घर पर और फिर वहाँ पर मीटिंग कर लेना। तो ये सुनकर जो हमारे ऑथर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि आखिर मुझे काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा स्टीफन हॉकिंस के बारे में और उन्होंने कैसे अपनी लाइफ को चेंज किया ये भी जानने को उन्हें मिलेगा। तो जब 3:30 बजे वो वहाँ पर पहुँचे तो जो उनके केयर टेकर थे वो उन्हें अंदर लेकर गए और फिर जो स्टीफन हॉकिंस थे वो एक मैकेनिकल चेयर पे थे। वो मशीन के थ्रू ही, मतलब अपने चेयर के थ्रू ही मूव भी करते थे। और जो हमारे ऑथर थे वो उनको देखकर काफ़ी ज़्यादा बुरा भी महसूस कर रहे थे कि वो डिसेबल्ड हैं, फिर भी कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इनसे सवाल तो ज़रूर पूछूंगा, अगर मैं इतनी दूर आया हूँ तो मैं इनसे ज़रूर अपने सारे सवाल पूछूंगा। तो पहला सवाल जो उन्होंने पूछा तो वो ये था कि आपके अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आती है? तुम्हें क्या लगता है मेरे पास कोई और ऑप्शन है? मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे इसी के सहारे रहना ही होगा, हिम्मत तो मुझे रखनी ही होगी। तुम देख सकते हो अगर मैं हिम्मत नहीं रखूँगा तो मैं बाकी लोगों की तरह ही रह जाऊँगा। अच्छा, क्या लोग आपको देखकर हैरान होते हैं और लोग आपसे सवाल पूछते हैं तो आपको गुस्सा आता है? हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब लोग मुझे परेशान करते हैं, लोग मुझे बेचारा समझते हैं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। मुझे लोगों की दया बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मुझे ऐसा फील होता है कि मैं सब कुछ अपने आप कर सकता हूँ और तुम देख सकते हो कि मैं सच में सब कुछ अपने आप कर सकता हूँ। तो इसके बाद जो हमारे ऑथर थे उन्होंने कुछ और भी सवाल पूछे उनसे और इनकी जो मीटिंग थी वो आधे घंटे तक चली और आखिरकार जो ये मीटिंग थी वो आखिर में ख़त्म ही होने वाली थी। फिर जो स्टीफन हॉकिंस हैं वो एक बात बोलते हैं कि जो हमारे जैसे लोग होते हैं जिनमें कुछ दिक्कत होती है उन्हें फोकस करना चाहिए उनकी इनर ब्यूटी पे। उन्हें अपनी जो कमियां हैं उन पे फोकस ही नहीं करना चाहिए। उन्हें ये सोचना चाहिए कि हमारी लाइफ में क्या क्या अच्छा है और हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं। हम जिन चीज़ों में अच्छे हैं उनके बारे में और ज़्यादा सोचना चाहिए, उन पे और ज़्यादा काम करना चाहिए, अपनी लाइफ पे और ज़्यादा काम करना चाहिए और बड़े बनकर दिखाना चाहिए। फिर इसके बाद जो इंटरव्यू है वो ख़त्म हो जाता है। जो हमारे स्टीफन हॉकिंस हैं वो गार्डन की तरफ चले जाते हैं और जो हमारे ऑथर हैं वो वापस अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। ये इंटरव्यू लेने के बाद जो हमारे ऑथर थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो एक बुक लिखना चाहते थे और ये जो स्टीफन हॉकिंस के बारे में उन्होंने जाना ये भी वो उस बुक में एंटर करने वाले थे। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। इस तरीके की और समरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश समरी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है अ शॉर्ट मॉनसून डायरी। तो ये जो छोटी सी पोएम है ये ली गई है रस्किन बॉन्ड की डायरी से और इसके ऑथर भी रस्किन बॉन्ड ही हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए इसे स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे ऑथर हैं वो बताते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। क्लाइमेट और जो नेचर की छोटी छोटी चीज़ें होती है मॉनसून के टाइम पर वो उसे बताने वाले हैं।
जो हमारे ऑथर हैं वो मसूरी में मानसून के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि जून से लेकर अगस्त लास्ट तक रहती है। तो जून 24 की बात है। मानसून मिस्ट जो है वो स्टार्ट हो गया है। मानसून मिस्ट का मतलब होता है हल्का कोहरा, मतलब कि कुछ भी बाहर क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा होता। जो बर्ड्स होती है वो बिल्कुल शांत हो जाती है और बीजू जो है उसकी साउंड आ रही होती है, जो कि अपने सिस्टर को बुला रहा होता है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा होता मिस्ट की वजह से। और जो हिल्स होती है उसका व्यू पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। हर जगह पर शांति हो जाती है। चिड़ियाँ जो होती है वो चहचहाती नहीं है, तो काफ़ी शांत माहौल हो जाता है। जून 25 की बात है। जो रेन है वो काफ़ी वार्म और ह्यूमिड है। विंटर्स की तरह नहीं, क्योंकि विंटर्स की जो रेन होती है उसमें काफ़ी ठंडक होती है और उसके बाद ठंड काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन ये गर्मियों की बारिश है, जून का महीना है, तो इसके बाद ह्यूमिडिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है और जो फ्लावर्स होते हैं वो भी ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो ये पूरी तरीके से पैराडाइस लग रहा होता है। वो जो व्यू होता है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। फिर वो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जून 27 का, जो कहते हैं कि वहाँ पर लीचेस भी आ गए हैं और वहाँ पर लेपर्ड भी आ गया है, जो कि डॉग्स और अदर एनिमल्स को खा रहा है। और वहाँ पर फ्लावर्स जो हैं वो भी खिल गए हैं और वहाँ पर जो मिनी वीड्स बर्ड्स हैं वो भी आ गए हैं, जो कि साइलेंटली लीव्स की साइड पर बैठी हुई है आराम से, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है। अब वो बताते हैं अगस्त 2 की बात। वो बोलते हैं कि रात भर जो बारिश है वो बहुत ही ज़ोरों से बरस रही थी। उनका जो टिन का छपरा होता है, मतलब कि उनकी जो शेड होती है, उसमें पूरी तरीके से ज़ोर ज़ोर से बारिश की बूंदों की आवाज़ आ रही होती है और उन्हें ऐसा फील हो रहा होता है कि वो बारिश में भीग रहे हैं, जबकि वो अपने घर के अंदर हैं। मतलब जो साउंड्स होती है बारिश की वो उन्हें फील कर सकते हैं और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो बारिश में भीग रहे हैं। फिर वो बताते हैं अगस्त 3 की बात। अगस्त 3 को बारिश जो है वो रुक जाती है और वहाँ पर विस्लिंग थ्रिश की आवाज़ आने लग जाती है। उसके बाद वो अगस्त 3 से डायरेक्ट अगस्त 12 की बात बताते हैं। वो बोलते हैं कि पिछले एक वीक से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हर जगह पर पानी भर गया है। हाँ, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, लेकिन इसकी वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कतें भी हो रही है। बाहर कोई भी बिना अम्ब्रेला के नहीं जा पा रहा। जो बाहर गड्ढे हैं वो पूरी तरीके से बारिश से भर गए हैं और वहाँ पर जो स्नेक्स होते हैं वो भी आ गए हैं। वहाँ पर लिली सीड्स भी उग गए हैं और जो रेन है अब वो रुकने वाली है। और वहाँ पर जो स्नेक्स हैं और जो अलग अदर इंसेक्ट्स होते हैं जो कि गड्ढों के अंदर रहते हैं, उन्होंने भी अपना नया घर बना लिया है। अब वो बताते हैं अक्टूबर 3 की बात, जब वहाँ पर ठंड की बारिश स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पर हेल स्टोन्स भी, मतलब कि जो ओले हैं वो भी गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर वो बात करते हैं जैन 26 की, जब उन्होंने एक नई पोएम लिखी जो कि विंटर रेन्स के ऊपर थी। वो कहते हैं द विंटर रेन्स मेक ऑथर मोर लोनली, मतलब कि जो विंटर की बारिश है वो उन्हें और भी अकेला बना देती है। जो विंटर होते हैं उसमें जो फूल होते हैं वो उगते नहीं हैं और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वीराना सा मौसम हो जाता है, जो कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो मुरझा जाते हैं ठंड में। फिर वो बात करते हैं मार्च 23 की, जब जो विंटर है वो फिनिश हो जाती है और जो स्काई होता है वो फिर से क्लियर हो जाता है और इसके बाद फिर से गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली होती है। तो ये जो प्रोसेस है ये चलता रहता है। इस तरीके से जो हमारे ऑथर हैं वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। इस तरीके की और समरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश समरी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 1। तो ये जो चैप्टर है इसके 2 पार्ट्स हैं और इस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में एक पहाड़ होता है, माउंटेन, जिसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक ह्यूमन फेस के जैसा होता है। मतलब ऐसा लगता है कि वो पहाड़ नहीं, सच में एक चीता जागता इंसान हो। उसी गांव में, उसी वैली में एक बच्चा रहता है जिसका नाम अर्नेस्ट होता है। उसे उस पहाड़ में बहुत इंटरेस्ट होता है, क्योंकि उसकी जो मदर होती है वो उसे बहुत सारी स्टोरी सुनाती है उस पहाड़ के बारे में। तो इसी वजह से उसे उस पहाड़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। सभी लोग जो होते हैं उस वैली में वो उस पहाड़ के बारे में जानते हैं। सभी लोग कुछ ना कुछ कहानी
उसके बारे में बनाते रहते हैं, लेकिन उन्हें ये बात पता होती है कि ये सिर्फ एक पीस ऑफ नेचर है, मतलब एक नॉर्मल सी नेचुरल चीज़ है, ना कि कोई खास चीज़। अर्नेस्ट को ऐसा लगता था कि वो जो बड़ा सा फेस है वो हमेशा उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है, और उसकी मदर ने भी उसे कई कहानियाँ सुनाई थी कि एक लोकल लेजेंड, मतलब एक आदमी आएगा जो कि उस जायंट के फेस के जैसा होगा, और वो वैली में जिस दिन आएगा तुम उसे देखकर हैरान हो जाओगे, और वो जो आदमी होगा वो सबसे ग्रेटेस्ट और सबसे नोबलेस्ट पर्सन होगा। तो इसी वजह से अर्नेस्ट को हमेशा से इंतज़ार होता है कि कब वो आदमी वैली में आएगा और वो उसे देख पाएगा। अर्नेस्ट जो होता है वो एक बहुत ज़्यादा अच्छा बच्चा होता है, और वो बड़ा होकर भी एक काइंड और जेंटल एडल्ट बनता है। और कई सालों पहले एक आदमी जिसका नाम गैदर गोल्ड होता है वो वैली को छोड़ता है, और वो कई सालों के बाद वैली में वापस आता है। और जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि अरे, गैदर गोल्ड तो बिल्कुल उस पहाड़ के जैसा दिख रहा था, लेकिन अर्नेस्ट को ऐसा नहीं लगता। अर्नेस्ट कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो बिल्कुल भी उसके जैसा नहीं लगता। और उसके बाद वो बताता है कि जो अर्नेस्ट है वो हर रोज़ वहाँ पर जाता है, उस पहाड़ के पास थोड़ी देर के लिए जाता है, और उस ह्यूज फेस को देखता है और वेट करता है कि वो आदमी, वो नोबल मैन आएगा जिसका फेस बिल्कुल इस पहाड़ की तरह होगा। अर्नेस्ट हमेशा सोचता है कि आखिर वो जो आदमी है उस पहाड़ के फेस जैसा वो वापस क्यों नहीं आया। और कुछ टाइम के बाद जो गैदर कोल्ड है वो भी मर जाता है, और उसके बाद एक दूसरा आदमी उस वैली में वापस आता है जो कि एक आर्मी में था। मतलब जब उसने वैली को छोड़ा था तो वो आर्मी में गया था, और वो बहुत फेमस था अपने बैटल फील्ड में। लेकिन अब जब वो बूढ़ा हो गया है तो वो वैली में वापस आ गया है, और अब सभी लोग कहते हैं कि अरे, ये तो बिल्कुल उस पहाड़ के जैसा दिखता है। लेकिन जो अर्नेस्ट होता है वो कहता है नहीं, ये भी बिल्कुल उस पहाड़ जैसा नहीं दिखता। और उसका जो इंतज़ार होता है वो जारी रहता है, वो वेट करता रहता है उस आदमी के आने का, उस नोबल मैन के आने का उस वैली में। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। इस तरीके की और चैप्टर्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Hello, friends. Welcome to the English summer class. Guys, in today's class, we're going to study the Great Stone Face, Part 2. The first part is already uploaded on my channel. You can watch it in the description box, or you can also watch it directly on my channel. So let's start the second part. In the first part, we saw a boy named Ernest living in his valley, a mountain whose face resembles a normal human being. Ernest has been waiting for a man with the face of that mountain to come to his valley. So let's move on. In this part, Ernest is shown to have grown up considerably. He's around 30 years old. Meaning, he's not even old, he's a little older than his youth, and he's still waiting for the stone-faced man. The people in his village consider him very wise because he's very kind. He is simple-hearted and always helps people. He is also very smart and gentle. He is very well liked by people, and people come from far and wide to meet him when he is quite old. He has heard a lot about a poet who lives in his valley. He writes excellent poetry, is quite famous, and is also quite old. The poet has been wanting to meet Ernest for a long time. So he decides to go and meet him. The poet comes to Ernest's house, and Ernest is reading a book at the time. Ernest greets him with great love and humility.
The poet realizes that Ernest is so popular among people because he is very kind. While he's reading the book, he glances up at the mountain every now and then, something the poet notices. Then, while Arnish is talking to him, it becomes nightfall. Arnish tells him to stay here. He'll leave tomorrow morning, as it's not safe to travel this way at night. After much insistence, the poet agrees and stays the night at his house. The next day, the Arnish goes out to solve people's problems as usual, and the poet goes with him. The poet then notices that the stone face mountain looks exactly like Ernest. He tells Ernest this, and everyone present agrees, saying, "Yes, this stone face looks exactly like Ernest." But Ernest denies it. He doesn't believe that this stone waste looks like him, and he's still waiting for him. He's waiting for the man who looks like Stone Face Mountain, and with that, this chapter ends. I hope you understood this chapter. See you in the next video. For now, subscribe.